नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि पैसे के लालच में अंधा हो जाता है। पैसे के पीछे वह इतना पागल हो जाता है कि उसको अपने पराये की पहचान ही नहीं रहती। पैसा और प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए वह इंसान अपनों को ही भूल जाता है। अपने ही घर के अंदर वह एक खौफनाक प्लान तैयार करता है। अपने ही घर वालों को मरवाने की वह एक ऐसी साजिश रच बैठता है कि जिसने भी इसको सुना वो हैरान रह गया। पैसा और प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए वह अपने घर वालों की सुपारी दे देता है। सुपारी किलर उसके घर में आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। यहाँ वहाँ परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई थी। इतना खौफनाक मंजर था कि एक बार तो पुलिस वाले भी जब घर में पहुँचते हैं तो उनका भी दिल दहल उठता है। अपने घर के सदस्यों की हत्या करवाने के लिए वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग गैंग से संपर्क करता है। गैंग के सदस्य उसके बताए हुए समय पर घर में आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और इसमें कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन वह शख्स जिसको मरवाना चाहता था वह बच जाते हैं। मारे वह लोग जाते हैं जिनकी हत्या का कोई इरादा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। दरअसल दोस्तों, ये सारी घटना कर्नाटक की है। कर्नाटक के गडगबेत्तागिरी शहर की नगर पालिका में प्रकाश बकाले उपाध्यक्ष हैं। प्रकाश बकाले अपनी पत्नी सुनंदा बकाले अपने दो बेटों कार्तिक और विनायक के साथ घर में रहते थे। प्रकाश बकाले की दो शादियां हुई थी। पहली शादी से उनका बेटा विनायक था और दूसरी शादी से उनकी पत्नी सुनंदा से उनका दूसरा बेटा कार्तिक था। प्रकाश बकाले की पहली शादी तो ठीक ही चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब घर की सारी जिम्मेवारी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनके घर में किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो रिश्तेदारों के समझाने पर प्रकाश बकाले दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह सुनंदा के साथ उनकी दूसरी शादी होती है और उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कार्तिक। अब समय बीतता है, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। विनायक शुरू से ही कुछ बिगड़े स्वभाव का था। गलत संगत में पड़कर वो गलत आदतें अख्तियार कर लेता है। उसका अपने पिता के साथ हमेशा मन मुटाव रहता था। उसका रवैया भी ठीक नहीं था, उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। पिता बकाले उसकी इन्हीं आदतों से तंग आ चुके थे। वह अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे कार्तिक को देना चाहते थे। इसके लिए एक दिन वह प्रॉपर्टी के कागज़ तैयार करवाने गए होते हैं, लेकिन इसकी भनक विनायक को लग जाती है। जहां से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के कागज़ तैयार करवा रहे थे, वहां पर मौजूद कुछ लोग विनायक के जान पहचान वाले थे और वह इस बात की खबर विनायक को दे देते हैं कि उसका पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी कार्तिक को देना चाहता है और विनायक को उसमें से कुछ भी नहीं देना चाहता। विनायक को जैसे ही इस बात की खबर लगती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने माता पिता और भाई से नफ़रत करने लगता है। दिन रात उसके मन में यही ख्याल रहता था कि किसी तरह से वह अपने भाई को और माँ बाप को ख़त्म करवा दे, तो वह सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिक उसके नाम पर हो जाएगी। विनायक पहले तो खुद ही अपने घर वालों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जो सारी बाकी की उम्र है वो जेल में ही बीतेगी। इसलिए वह हत्याएं किसी दूसरे शख्स से करवाना चाहता था ताकि खुद वह साफ साफ बच जाए और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। इसके लिए वह एक किलिंग गैंग को संपर्क करता है। फराज काजी नाम का एक 29 साल का युवक उसके लिए उसके परिवार की हत्या करने को तैयार हो जाता है। उसके गैंग में जिशान, साहिल, सोहेल, सुल्तान जिलानी शेख और महेश जगन्नाथ सालुंके, वाहिद लियाकत नाम के तकरीबन 7 लोग और शामिल होते हैं। उसके गैंग के कुछ सदस्य तो कर्नाटक के रहने वाले थे और बाकी सदस्य महाराष्ट्र के रहने वाले थे। विनायक फराज काजी को 65 लाख रुपया देने का वादा करता है और कुछ पैसे वो उसको एडवांस में दे देता है। विनायक उसको बोलता है कि बाकी पैसे मैं काम होने के बाद आपको दे दूंगा। फराज को जैसे ही हत्या की सुपारी मिलती है, वह अपने गैंग के सदस्यों को गाड़ियां और हथियार देकर कर्नाटक के लिए रवाना कर देता है। डील एक तो 65 लाख रुपया देने की हुई थी, दूसरी ये बात भी डील में थी कि जब घर में गैंग के सदस्य आएंगे
तो हत्या करने के बाद वो घर में पड़ा हुआ जितना भी कैश है, जितनी भी ज्वेलरी है, वह सभी गैंग के सदस्यों को मिल जाएगी। इस डील से विनायक को तो ये फ़ायदा होने वाला था कि एक तो सारी वारदात इस तरह लगती कि जैसे किसी ने घर में लूट करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया हो। घर में रखा हुआ कैश और ज्वेलरी जब पुलिस वालों को गायब मिलती तो ऑटोमेटिक पुलिस वालों को यही लगता कि सारी हत्याएं लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए की गई हैं। इस तरह विनायक के ऊपर किसी का शक भी नहीं जाता। अब एक तरफ तो 65 लाख रुपए की सुपारी, दूसरी तरफ सारा कैश और ज्वेलरी का लालच, तो गैंग के सदस्य सारी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर कातिल गचा खा जाते हैं, क्योंकि कार्तिक की शादी फिक्स हुई थी। घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। परशुराम और उसकी बीवी और उसकी बेटी शादी की तैयारी करने के लिए कुछ दिन पहले ही प्रकाश के घर में आए हुए थे। 55 साल के परशुराम हादीमनी, 45 साल की उनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमनी और उनकी बेटी आकांक्षा हादीमनी शादी में शामिल होने के लिए उनके घर में आए हुए थे। अब कातिल घर में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको यही खबर थी कि घर में 3 लोग मौजूद होंगे। जैसा कि विनय ने बताया था कि उसके माँ बाप और भाई मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वह देखते हैं कि घर में मौजूद तो 3 ही लोग थे, लेकिन गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि वह आते हुए विनायक से किसी भी तरह से उनके माँ बाप की फ़ोटो नहीं लेकर आए थे, या कोई उनकी पहचान करने के लिए कोई जरिया नहीं लेकर आए थे। बस यही सोचकर आए थे कि घर में सिर्फ उसके माँ बाप और भाई ही मौजूद होंगे। लेकिन विनायक के माँ बाप ऊपर छत वाले कमरे में गए हुए थे, नीचे हादीमनी परिवार बैठा हुआ था। अब जैसे ही कातिल घर में दाखिल होते हैं तो वह परशुराम को प्रकाश समझ लेते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि परशुराम, उसकी बीवी और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है। घर में जैसे ही गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। प्रकाश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कातिलों को जैसे ही पता चलता है कि घर में कई और लोग भी मौजूद हैं तो वो घबरा जाते हैं। वह विनायक के माता पिता को मारे बगैर ही घर से चले जाते हैं। विनायक का भाई कार्तिक भी मारा जाता है। घर में टोटल 4 कत्ल हुए होते हैं। ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी। खबर जो है वो सारे शहर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं, केस की तहकीकात शुरू कर देते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि घर में इतनी बड़ी वारदात हुई थी, लेकिन कातिल घर से किसी भी तरह की लूटपाट नहीं करके गए थे। जब प्रकाश शोर मचाता है तो कातिलों में अफरा तफरी मच जाती है, और जैसे ही वह तय करके आए थे कि घर का सारा कैश और ज्वेलरी को लेकर जाएंगे, वह कैश और ज्वेलरी को लेकर नहीं जा पाते। अफरा तफरी में वह ऐसे ही भाग जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि कैश और ज्वेलरी घर में सुरक्षित पड़े हुए थे, तो उनको लगता है कि ये वारदात लूट के मकसद से नहीं की गई थी। अब पुलिस वाले इस घटना के दूसरे पहलुओं पर जांच करना शुरू कर देते हैं। उनको पता चलता है कि घर में प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था। कार्तिक और विनायक में प्रॉपर्टी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। वो विनायक को उठाते हैं और पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं। विनायक पहले तो इस सारी घटना से अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस वाले पूछताछ करने पर आ जाते हैं तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जैसे ही विनायक से थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विनायक टूट जाता है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। विनायक की निशानदेही पर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फराज, जिशान काजी, साहिल अशफाक, सोहेल अशफाक, जिलानी शेख और महेश जगन्नाथ वाहिद लियाकत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। विनायक को भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने सारे परिवार को ही ख़त्म करवाने की साजिश रच बैठता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसके माँ बाप सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे वो गलती से मारे जाते हैं। जिन माँ बाप ने विनायक को पाल पोस कर बड़ा किया था वह उनकी हत्या करवाने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन अंत में उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए
नमस्कार, शुक्रिया।